हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज न्यू क्लास विद न्यू टॉपिक। और हम ये स्पेशली एक क्लास रखते हैं जिसमें हम हिंदी के एसएसटी के टॉपिक्स पढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, हेलो माय रॉक स्टार्स एंड माय अनअकैडमी चैम्पियंस, वेलकम टू टुडेज न्यू क्लास एंड वी आर हेयर टू स्टडी न्यू टॉपिक टुडे। उससे पहले हम देखते हैं कि आज नया टॉपिक क्या है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नेहा सूद। मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। राइट, तो हम एसएसटी पढ़ते हैं स्पेशली हिंदी में, वो भी अनअकैडमी के ऊपर। राइट, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड लाइक दिस वीडियो। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कीजिए। राइट, सो मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ जिसमें मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, लाइक जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं रोज़ नए टॉपिक के साथ आती हूँ आपके पढ़ाने के लिए, वो भी हिंदी में। और स्पेशली ये क्लास है क्लास 8 के लिए। तो मेरा कोड है नेहा YT लाइफ, नेहा YT लाइफ मेरा कोड है। आपने इस कोड को नहीं भूलना है। राइट, इस कोड को आपने नहीं भूलना है क्योंकि इस कोड यूज़ करने से आपको अनअकैडमी की प्लस पे 10% ऑफ मिलने वाला है। आप ये कोड यूज़ करो जब आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो 10% ऑफ ले लो मेरा कोड यूज़ करके, नेहा YT लाइव। साथ ही साथ आप ये मेरा कोड तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप अनलॉक फ्री क्लास करना चाहते हैं। राइट, मतलब जब आप मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लास देखना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव एंड अनलॉक दी फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप। तो फटाफट से अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो और मेरी क्लासेस में आओ और एसएसटी को हिंदी में पढ़ो। राइट, so and now you have to follow me on Unacademy app also. Unacademy ऐप पे आप मुझे जाके, जब आपने Unacademy ऐप डाउनलोड कर लिया है, वहाँ पे आप मेरा सर्च करो नेहा सूद, माय नेम, एंड you can go and follow me, where you will get all my updates about my live classes and everything. तो लेट अस स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बेसिकली हम इसको बोलेंगे। आज हम नया टॉपिक जो है हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब क्या है, कौन से रूल्स हमारे लिए बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए कैसे फॉर्म हुआ था, कब फॉर्म हुआ था, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड व्हाट इज़ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ बेसिकली द बुक विच शोज जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम रूल बुक भी बोलते हैं, जिसके अंदर सब कुछ लिखा है कि हमारा देश कैसे चलेगा, क्या क्या लॉज हैं, एंड एवरीथिंग इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या जानकारी है, क्या आप समझना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और आपने क्या क्या समझा। राइट, तो लेट्स सी कि फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। एटलीस्ट हम इतना सुनते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि वाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ हमें पता है वो हमारा रिपब्लिक डे है। बट वाई, क्यों इतनी बड़ी बड़ी परेडें जाती हैं, क्यों ये हमारे लिए एक नेशनल डे है। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 में। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस तो हमारी हुई थी 15 अगस्त 1947 में, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसको अभी भी 3 साल एक तरह से लग गए थे। रिपब्लिक डे 26 जन 1950। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या।
Indian Constitution is a written document in which we find the rules of which society would function is called Constitution. तो Constitution जो हमने ये बुक देखी, what is exactly क्या लिखा हुआ है इस बुक के अंदर कि a written document in which we find the rules by which society would function. मतलब हमारी सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, इतने कास्ट के लोग हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो ये सारे लोग कैसे सोसाइटी में कैसे काम करेंगे और ये हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन होगी इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट. सब कुछ इसमें राइटिंग में लिखा गया है, रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, इन विच वी फाइंड द रूल्स बाय विच सोसाइटी वुड फंक्शन. तो आर की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ रूल्स. सारे इट्स अ बेसिकली ये एक रूल बुक है, ठीक है, फॉर्मुलेटेड थ्रू एन एग्रीमेंट. हर किसी के सहमति के बाद एवरीथिंग इज रिटन इन दिस. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आर डेमोक्रेसी एंड इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट. तो ये इसके की इंडियन फीचर्स हैं, की इंडियन फीचर्स हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव रोल है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे होंगी, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे, यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, और ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती है. दे आर फॉर्मुलेटेड थ्रू एन एग्रीमेंट आर्टिकल्स होंगे हमारे अलग अलग. वर्किंग ऑन अ डेमोक्रेसी, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आर डेमोक्रेसी एंड इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट. इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट. एवरीथिंग इज नॉट, कुछ भी ओरली डिफाइन नहीं है इसमें, सब कुछ लिखा पढ़ा गया है. इस सब कुछ लिखा पढ़ा गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और एवरीथिंग वी कैन फाइंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड? हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन started? The Indian National Congress demanded a constitution assembly. तो बेसिकली हम शॉर्ट स्टोरी देख रहे हैं कि हम जब लिखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ था, कितना टाइम लग गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट होने में. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934. इंडिपेंडेंस से पहले ही इसका डिमांड शुरू हो गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में जो फॉर्म हुई थी इवन बिफोर द इलेक्शंस, राइट. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934. Convened in December 1946, the Constitution Assembly consisted of 300 members. तो अराउंड 300 मेंबर्स से जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनाई थी, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी. एन नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई थी, एन नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई, एन नंबर ऑफ चीज़ें परखी गई, जिसमें एट लास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 2.5 साल हमें लग गए थे. दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता रहा एंड इट ऑन 26 जनवरी 1950 this constitution was in force. This constitution was in force. तो हम इसको वैसे बोलते हैं कानून और न्याय मंत्रालय, विधान विभाग, ये सब चीज़ें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, एवरी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, एवरीथिंग. तो हु वाज द चेयरमैन? द चेयरमैन कौन था हमारे ये ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का? तो इट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको हम बाबा साहिब भी बोलते हैं, जो एक दलित थे. उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई US में जाके की थी. अंडर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको अपॉइंट किया था एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि आप आओ
और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट करो। तो चेयरमैन ही वॉज ऑल्सो द लॉ मिनिस्टर, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, साथ ही साथ वो चेयरमैन भी थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज completed इन नवंबर 1949 और वो किस दिन था? इट वॉज ऑन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बन चुका था, लोगों के लिए बन चुका था। भारत का संविधान जिसको हम बोलेंगे 1949 में बन चुका था। तो हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड? The Indian National Constitution demanded a Constitution Assembly in 1934. Convened in December 1946, the Constitution Assembly consisted of 300 members, 300 मेंबर थे, जिसमें the chairman was the Dr. B.R. Ambedkar, and then we had the Constitution Assembly was drafted the Constitution between December 1946 and November 1949. The Constitution of India was completed in November 1949. और वेरी इंपॉर्टेंट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गई थी, बट इट केम इनटू इनफोर्स। कब लगा था ये इनफोर्स पे? इट वाज 26 जैन 1950। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जैन 1950। On this day, the Constitution of India declared our country as socialist. Socialist का मतलब है कि India was declared a country as a socialist का मतलब है they work for the welfare of the people. Sovereign मतलब लोगों के लिए काम करेंगे, सुप्रीम पावर लोग ही हैं, और सेकुलर मीन्स यहाँ की देश किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब वी हैव अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर द पीपल ऑफ द कंट्री हैज़ राइट टू चूज देयर लीडर, जिसमें पीपल ऑफ द कंट्री को राइट है अपने लीडर को चूज करने का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स ऑल इट्स इंडियन जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी वो हमने पढ़ी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना और ये सब चीज़ें करना, ये सब आता है सोशलिस्ट के अंदर। फिर हमने देखा सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स नॉट प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब सब रिलीजन एक समान है, किसी हम पर्टिकुलर। और सोवर्जियन मतलब दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, इस की मतलब एक स्टेट के लिए स्टेट अपने हिसाब से काम कर सकती है। लाइक वी हैव चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया who work for the state of the company. It states that social, economic and political justice is the main objective. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट टू सब्जेक्ट टू कंट्रोल एनी अदर स्टेट। कोई और स्टेट आके दूसरी स्टेट पे कब्जा नहीं करेगी, ना कंट्रोल करेगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो सारे लोगों को जस्टिस दी जाएगी यहीं पे। इक्वालिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? एक समान। तो जैसा कि हमने पहले भी बहुत पढ़ा है कि हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम आती थी डिस्क्रिमिनेशन की, और अभी भी प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिमिनेशन की। तो इक्वालिटी शब्द की वजह वो स्पेशली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाई? क्योंकि इक्वालिटी से ही क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हमें भी एक समान समझा जा रहा है, उनको भी कई अधिकार दिए गए हैं। उनको लगता था जो अधिकार अमीरों को भी है या फिर दूसरी कास्ट के लोगों को भी है, या जिस केसेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी उस बेसिस पे उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी गई थी? इक्वालिटी।
तो did you know upon Indian independence on 15 August 1947, a new Congress-led government invited Ambedkar to serve as the nation's first law minister. तो अंबेडकर जी को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जिसको हम बोलेंगे विच ही एक्सेप्टेड on 29th August he was appointed as the chairman of the constitution drafting committee. So 29th अगस्त को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था. On 29th August he was appointed as a chairman of the constitution drafting committee and was appointed by the assembly to write the Indian new constitution. तो हमने बी आर अम्बेडकर, ही इज़ द मैन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने बी आर अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी कि वो किस फैमिली में बॉर्न हुए थे, किस फैमिली में उनका जन्म हुआ था. बट एट लास्ट ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर. वो दलित थे, उन्होंने भेदभाव का भी बहुत सामना किया था. उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और साथ ही साथ अनटचेबल्स अबॉलिश कराया, सब कुछ किया. हिंदुइज़म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट किया. एंड he worked a lot for his, especially for his caste, जो हिंदुइज़म के जो कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन होता था इन सब. तो ही वॉज बॉर्न ऑन 14th April 1891. तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था. एजुकेशन इनकी थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से. तो इन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की, सब कुछ किया और साथ ही साथ इंडिया वापस आए और इंडिया के लिए लॉ बुक बनाई जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमें नीड क्या है? एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब ना कि मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, ना कि मैं सिर्फ यूएस की बात कर रही हूँ, ना कि मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, ना यूके की बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ एवरी कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री. हर एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल बुक होता है कि ये कंट्री कैसे चलेगी. नॉट ऑल कंट्रीज विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ वी आर डेमोक्रेटिक ऑल्सो. बट हर एक कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डेमोक्रेटिक भी हो. दे आर नॉट डेमोक्रेटिक. कुछ अलग, बहुत सारी अलग होती हैं, कोई मोनार्क के टाइप पे चलती हैं. तो जस्ट रीड दिस. All democratic nations are likely to have constitution, although this does not imply that all countries with the constitution are democratic. The constitution serves many functions which are described below. A constitution explains what our society underlying essence is. A constitution क्या explain करता है कि हमारी society कैसे काम करेगी. एंड सर्व्स मैनी फंक्शंस. एक फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन है. कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड स्टैंडर्ड्स दैट द सिटीजन ऑफ नेशन शुड रिलाई अपॉन द फाउंडेशन फॉर हाउ द कंट्री शुड बी रूल्ड. तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड स्टैंडर्ड्स दैट द सिटीजन्स ऑफ नेशन शुड रिलाई अपॉन द फाउंडेशन फॉर हाउ शुड कंट्री शुड बी रूल्ड. सो 3 सिग्निफिकेंट रीजन्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है 3 सिग्निफिकेंट रीजन क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है? इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, the constitution also develops laws to prevent our elected officials from abusing the power. For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. इस लाइन को अच्छे से आप तब समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल से कि हमने किसी लीडर को सिलेक्ट कर लिया. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
ये भी डिफाइन करता है कि वो इलेक्टेड मेंबर अपनी पावर का मिसयूज ना करे। देखो, लाखों करोड़ों लोगों की जनता उसके हाथ में है, कहीं वो ऐसे रूल्स ना बना ले जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम होने लगे, उनकी फंडामेंटल राइट्स हर्ट होने लगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अ रूलिंग पार्टी फ्रॉम यूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द लेस इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड क्लासेस। तो रूलिंग पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रोकता है रूलिंग पार्टी को यूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब वो ये ना हो कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए अगेंस्ट दी लेस इन्फ्लुएंस, जो कम इन्फ्लुएंस है, और क्लासेस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्शन दैट मे जियोपर्डाइज द ब्रॉडर वैल्यूज ऑफ विच नेशन ट्रस्ट। तो अभी हमने देखा नॉट ऑल कंट्रीज विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, दे सर्व्स मैनी पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस, हमने ये 3 सिग्निफिकेंट रीजंस तो देख ही लिए हैं, राइट। तो कुछ मैं आपके लिए एग्जांपल्स लाई हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट दे ऑपरेट अंडर मोनार्की सिस्टम, कम्युनिस्ट और ये सब पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। सो देयर आर मैनी कंट्रीज दैट डू नॉट हैव डेमोक्रेसी एंड ऑपरेट फ्रॉम अ मोनार्क, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाइना। फिर आता है सऊदी अरेबिया, वेटियन सिटी, यूएई जिसमें हम दुबई की बात कर सकते हैं, ओमन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। वी ऑलरेडी हैव हर्ड सो मैनी थिंग्स, हमने इतना कुछ सुना है नॉर्थ कोरिया में आजकल क्या होता है, भूटान, कतार एंड वियतनाम। ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट दे आर नॉट दैट डेमोक्रेटिक, इनके पास, यहाँ के लोगों के पास इतनी आज़ादी नहीं है। तो चाइना इज़ द बिगेस्ट कम्युनिस्ट स्टेट वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर 50% ऑफ द इकोनॉमी। तो चाइना सबसे बड़ी स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है 50% ऑफ इट्स इकोनॉमी। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट टू अलाउ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इट इन्फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो गवर्नमेंट कहती है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हावी हो जाए, तो इंटरनेट सेंसरशिप टाइप की चीज़ें भी वहाँ पे लगी गई हैं ऑन दी वर्ल्ड टॉप रेटेड वेबसाइट्स लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर एंड मैनी अदर्स। Many fundamental rights are limited, including freedom of expression, association, assembly and religion. और भी बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगा दी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाता है कि कैसे इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है पर तब भी इनके पास उतने अधिकार नहीं हैं जितने हमें दिए गए हैं, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। लाइक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेट सेंसरशिप लगा दिया गया है फॉर द टॉप रेटिंग्स वेबसाइट लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर एंड मैनी अदर्स। तो इसके कॉमन एग्जांपल्स हमने देखे हैं विच इज़ चाइना, दुबई, सऊदी अरब। ये कंट्रीज के नाम आपने काफ़ी सुने भी होंगे, वियतनाम, कतार, नॉर्थ कोरिया। तो serves many purposes, so these were the example of having constitution but not democratic. तो आइडल्स, तो मेन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पर्पस है, इट ले आउट द स्पेसिफिक डील्स फंडामेंटल इन नेचर, डिफरेंट कम्युनिटीज प्रोवाइड प्रिंसिपल्स। मतलब प्रिंसिपल्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक कि जैसे कि क्या मोटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, लोग कैसे देखना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस को, ये सब चीज़ें किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। दिस इज़ द फर्स्ट पर्पस, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें हमने पढ़ा सोवर्जिनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी,
ये सब चीज़ें फर्स्ट पर्पस में आती हैं। इट लेज आउट दी स्पेसिफिक डील्स कि कैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लोग कैसे देखना चाहते हैं, फंडामेंटल इन नेचर। हमें सब लोगों को एक साथ इकट्ठे रह के डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इकट्ठे करके हमने सब कुछ उनके बारे में सोचना है। ठीक है, तो सबके बारे में सोचना है, हमने उनको क्या देनी है, वी नीड टू गिव देम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। ये तीनों चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को जस्टिस दे। दीज आर द फोर मेन आइडल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, basic idols of the Indian Constitution. Justice ensure that every citizen get his or her due in a society. हर किसी को किसी का अधिकार है कि उनको भी जस्टिस मिले। सब कुछ अगर कुछ हो जाए, इन कुछ गलत काम हो, एंड फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस एंड पार्शलिटी। ये ना हो कि पार्शलिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लिबर्टी मीन्स बेसिकली फ्रीडम। लिबर्टी क्या होगी? फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। अगर आपको भी आज़ादी पसंद है, मुझे भी आज़ादी पसंद है, हम सबको आज़ादी पसंद है। हमने गुलामी के बहुत साल, 200 साल एक तरह से गुलामी में गुजारे। इंडिया ने अंग्रेज़ों के भारत सरकार में। बट नाउ व्हाट वी नीड इज़ फ्रीडम, इक्वालिटी। हर किसी को इक्वालिटी का मतलब एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी जेंडर हो। सो दीज आर द आइडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोवाइड सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमें सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। एग्रीमेंट ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड आइडल्स। तो एवरीथिंग इज एग्रीड on the type of the government and the idols, based on the idols. तो एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कैसे एग्जाम्पल, एक नेपाल का हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैज़ बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड दैट द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। तो किंग पहले क्या था नेपाल में? देयर वॉज मोनार्क गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो मोनार्क गवर्नमेंट थी, बट पीपल वर नॉट रियली हैप्पी। पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी। मोनार्की मतलब वहाँ पे राजा थे, वो रूल करते थे, सारे डिसीजन लेते थे एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ डिसीजन लेते थे। तो द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ पीपल वर नॉट हैप्पी, उनको नहीं चाहिए था ये सब। तो क्या था? तो द पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स। जो नेपाल के लोग थे उन्होंने कई डिकेड्स तक इस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने काफ़ी अपना जीवन संघर्ष किया। और एट लास्ट 2006 में उनको दे फाइनली सक्सीडेड टू एंड ऑफ द किंग पावर्स। किंग पावर्स को अटेंड करने की 2006 में, और 2015 में आई थिंक इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल भी आ गया था। उनको 6-7 साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन आने में। तो दिस शोज़ दैट जैसा लोग चाहते हैं उसी के बेसिस पे, उसी के बिहाव पे हम उनका देश चलाना चाहते थे। तो द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी। क्योंकि जब वो मोनार्क सिस्टम में थे वो ये नहीं देख पा रहे थे कि कैसे, वो खुश नहीं थे बेसिकली कि उनकी कंट्री कैसे चलेगी, उनकी जैसी कंट्री चल रही थी। ये सब चीज़ों की वजह से वो जो उन डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ द कंट्री, जैसे वो अपनी कंट्री, अपनी नेपाल को देखना चाहते थे, वो उस चीज़ों से खुश नहीं थे। दिस शोज दैट हाउ पीपल कैन चेंज। पीपल के चेंज की वजह से ये सब चीज़ें हमारे पे आई और उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, अपने आप को डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक करा, ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं नेपाल के बारे में। राइट, आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा। हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि हमने समझा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि अ लिटिल हिस्ट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे, क्या डिमांड हुई थी, 300 लोग बने थे, मेंबर्स थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। फिर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंप्लीटेड इन नवंबर 1949। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इफेक्टिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, आपने डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, 26 जैन 1950 में इफेक्टिव हो गया था। एंड ऑन इन दिस डेज द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर्ड आवर कंट्री एज सोशलिस्ट, सोवर्जियन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंश्योर्स, जो हमने पढ़े 3 चीज़ें, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, जो हमारे आइडल्स और प्रिंसिपल्स भी थे। अब हम आगे देखते हैं नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। सारी कंट्रियां जो जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर नॉट all democratic nations are likely to have constitution, but although it does not imply that all countries with the constitution are democratic, right। तो अभी हमने नेपाल की स्टोरी पढ़ी, हमने पढ़ा आइडल्स एंड प्रिंसिपल्स। अब आता है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा हमारा, कैसे चलेगा हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम, इसका ये सेकंड पर्पस है। डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे हमारा देश, कैसे वोट डलेंगे, कैसे लोग आएंगे वोट देने, कैसे कब कितने सालों में इलेक्शंस होंगे, कौन बनेगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं पॉलिटी के अंदर। डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कैसे गवर्नमेंट चलेगी, तो ये सब चीज़ें आती हैं अंडर दी पॉलिटी। इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, कैसे गाइडलाइंस होंगी, कैसे वोट डालेंगे। यूनिवर्सल एडवर्ड फ्रेंचाइज के बारे में आपने भी सुना है, जिसमें 18+ के लोग वोट डाल सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स कम इन दी पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्न्स दी सोसाइटी, डिसीजन मेकिंग। तो अब हम पढ़ते हैं टायरानी। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये थर्ड पर्पस है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। अब किसी के पास अगर पावर आ चुकी है, अगर हमने किसी लीडर को सिलेक्ट किया है, तो दिस टायरानी, दिस इज द थर्ड पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, कि कोई भी पावर, कोई भी अथॉरिटी मिसयूज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो गद्दी पे बैठा है कहीं वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी फंडामेंटल्स, प्रिवेंट टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं, वी हैव मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो, जो ज़्यादा होती है, एक होती है छोटी वाली कम्युनिटी, वो माइनॉरिटी होती है। तो टायरनी से ये भी हमें पता चलता है कि टायरनी मीन्स कि हम कोई मिसयूज ना करे, प्रिवेंट टायरनी फॉर दी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को ना दबाए, माइनॉरिटी को ना दबाए, राइट, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। तो अपने आप को हमने अपने आप ही बचाना है। वी डोंट हैव टू, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, अभी मैं आपको एक एक करके सारी फंडामेंटल राइट्स भी बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी मीन्स हर एक जिना एक समान है, हर एक जिना एक समान है। सेफ माइनॉरिटीज़ फ्रॉम इनजस्टिस, तो जो बेसिकली माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके साथ इनजस्टिस ना हो जाए, उसके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, दैट कम्स अंडर द टायरनी ऑल्सो। एंड प्रोटेक्ट लार्जर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो प्रोटेक्ट मतलब हमने देश को प्रोटेक्ट करना है,
ये ना हो कि माइनॉरिटीज़ को लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं, राइट। आई होप अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एब्सोल्यूट एक्सरसाइज पावर बाय द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स, इसको नॉर्मल लाइफ में बताऊं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है सो दैट प्रिवेंट मिसयूज ऑफ स्टेट अथॉरिटी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि ये ना हो कि स्टेट भी मिसयूज कर रही है। आर्बिट्री मीन्स बेसिकली फोर्सफुलनेस, अपनी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। गारंटीड राइट्स टू द इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स को पूरी राइट होनी चाहिए। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी, तो हमने क्या करना है, माइनॉरिटीज़ को बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। हमें पता है हमारी डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे होती है। हमने देखा है कास्ट सिस्टम पे होती है, कभी रिलीजन पे होती है, कभी जेंडर पे होती है, कभी पर्सनालिटी को भी लेके होती है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या बोला था, दो ऑब्जेक्टिव है। एवरी सिटीजन शुड बी फंडामेंटल टू क्लेम दी फंडामेंटल राइट्स। हर एक सिटीजन के पास अधिकार है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स मांग सकता है और उनको ले सकता है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी बने हैं या एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बने हैं, तो हर किसी को अधिकार है। Every citizen should claim its fundamental rights. Every authority with law making power must bind these rights. तो जिसके पास भी अथॉरिटी है लॉ बनाने की, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट जिसके पास लॉ बनाने की अथॉरिटी है, वो ये ना करे कि मिसयूज़ करे इस पावर को, एंड दे शुड कीप दीज फंडामेंटल राइट्स इन देयर माइंड वाइल मेकिंग ऑल दी लॉज, ताकि मेरे आपके यहाँ किसी के भी फंडामेंटल राइट्स किसी रिलीजन को फेवर ना कर रहे हों, किसी पर्टिकुलर कास्ट को फेवर ना कर रहे हों, सबको इक्वालिटी के हिसाब से लॉज शुड बी मेंटेन्ड। तो फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ दिस सर्व्स एज अ गाइड, हमारे लिए एक गाइड है। इंश्योर सोशल इकोनॉमिक इन्फॉर्म्स, मतलब सब लोग एक बराबर हैं सोशली, इकोनॉमिकली, अमीर गरीब या ऐसे भी। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज दिस रिड्यूस पॉवर्टी। तो लेट मी शो यू कि कितने हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, वी हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो एक एक करके मैं आपको पहले इनकी समझा देती हूँ, फिर हम पीछे स्लाइड पे जाके फिर देखते हैं। तो दिस फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स क्या डिफाइन करती हैं। राइट टू इक्वालिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज equal. This ensures that citizens would be equally served by the country rules. It notes that no citizen can face discrimination because of their religion, caste and gender. तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा religion, caste और gender wise. Everyone has equal access to all public spaces, including playgrounds, restaurants and stores. तो हर कोई कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि प्लेग्राउंड्स में सिर्फ इसी कास्ट के लोग जाएंगे, इसी जेंडर के लोग जाएंगे। रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर्स। इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन। जॉब्स में भी इनको हर किसी को अधिकार दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। आप द फ्रीडम टू ट्रैवल, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, करियर और
इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयट मतलब करना, आप किसी के साथ एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, मतलब उसको स्लेव नहीं बना सकते, लेबर नहीं बना सकते, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, मिसयूज नहीं कर सकते उसका। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। तो 14 साल की कम उम्र के जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको चाइल्ड लेबर बोला जाता है। हमने देखा है कैसे ये पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो रिलीजियस फ्रीडम गारंटी टू ऑल मैन। तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड स्प्रेड द रिलीजन। मैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ। तो रिलीजियस फ्रीडम इज अ गारंटी टू ऑल मैन। एनी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड स्प्रेड रिलीजन बाय चूजिंग। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो हर किसी को एजुकेशनल राइट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लिंग्विस्टिक, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव राइट टू प्रोवाइड देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कल्टिवेट देयर कल्चर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस allow citizen to file a petition if they feel the state has violated any fundamental rights। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर उनके राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो जस्टिस की डिमांड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ सिटीजन टू फाइल अ पेटिशन इफ दे फील द स्टेट हैज़ वायलेटेड, अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स हर्ट हुई हैं तो वो उसके लिए भी अधिकार अपना मांग सकते हैं, चूज कर सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दिस वॉज द मेन 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे पास राइट टू लाइफ भी है, जिसमें हमें राइट वाटर का, पानी का अधिकार है, अच्छी साफ एयर का भी अधिकार है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। सो लेट मी शो यू द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, राइट। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a written document. This definition is very important. Which are formulated through consequence is called constitution. तो constitution क्या है? एक हमारा written document है, एक rule book है जिससे हमारे देश कैसे चलेगा वो सब चीज़ें आती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? हमने काफ़ी बारी पढ़ा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, जिसमें 18+ को अलाउड है वोट करना, राइट। तो इसका सोल्यूशन आप क्या लिखोगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज इज एवरी एडल्ट सिटीजन हैविंग राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस। तो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी एजुकेशन लेवल का हो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस का हो, उसको अधिकार है वोट देने का, अपना लीडर चुनने का। तो नेम 3 ऑर्गन्स। तो 3 ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये जुडिशरी चैप्टर में भी पढ़ा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन्स जिसके बेसिस पे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड भी किया गया है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। लेजिस्लेटिव इज बेसिकली, लेजिस्लेटिव को क्या बोलेंगे, जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट वो सब इसके अंदर आती है, मतलब जो लॉज बनाती हैं ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एंड एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉज, और जुडिशरी जो देखते हैं और लोगों को जस्टिस पहुंचाते हैं, जिसमें हमारे कोर्ट्स वगैरह सब कुछ आता है। तो लेजिस्लेटिव इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट, ये एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कराते हैं लॉज को,
and judiciary is related to justice /courts. तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ फ्रीडम इन नेपाल. नेपाल की ब्रीफ नोट भी लिख सकते हैं. इन नेपाल देयर आर पीपल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन 1990. Democracy was established and it lasted for 12 years until 2002. In 2002, किंग ज्ञानेंद्र began taking over the government. तो इनके फादर ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की थी, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की थी. But King Gyanendra began taking over the government with the assistance of the army. And in 2005, Gyanan took over the head of the government. So in 2006, people movement of democracy began gaining immense force, and in 2006, King restored the third parliament and asking the political parties to form a government. In 2007, adopted interim constitution and Nepal gained the political freedom. Very important. तो name the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution. Fundamental rights बतानी है Indian Constitution की. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, जो सब हमने अभी पढ़ी हैं, जिसमें इक्वालिटी में सब इक्वल, फ्रीडम मीन्स सबको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, एक्सप्लॉयट चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब, रिलीजन आप किसी भी रिलीजन को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अब आपको हमने जितना चैप्टर पढ़ लिया इस क्लास के अंदर. नाउ फॉर मोर एंड मोर लर्निंग यू नीड टू कम ऑन प्लस, एंड एज वेल एज मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो एवरी डे डेली बेसिस पे होती है ऑन दी अनअकैडमी ऐप. मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी, जिसमें आप कैसे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप आगे मेरी क्लासेस व्यू कर सकते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट. For success in CBSE class 6, 7th and 8, a compact test is going on which is conducted every Sunday at 12 p.m. जहाँ पे you can win a scholarship up to 1 crore और साथ ही साथ certificate of merit to the top rankers. You can also get a free 1 year subscription. रैंक 1 to 3 को फ्री 1 year सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी. रैंक 4 to 10 को 75% ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाएगी. रैंक 11 to 50 को 50% ऑफ स्कॉलरशिप, एंड रैंक 51 to 150 को 25% ऑफ स्कॉलरशिप. You can win scholarship pool up to 1 crore. So you can also use my code NEHA YT over here. It's free. Most important thing, ये free registration है. Compact is available in both English as well as in Hindi. हिंदी इंग्लिश में दोनों में है. 30 questions are there. In 45 minutes you can complete it. Detailed video solution for each question is also given. तो आपने ये अभी इनरोल कर लो every Sunday at 12 p.m. This is for Android app and web. Unacademy Compact. Please attend this. तो अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लास के क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको अब वो बताऊंगी, जिसमें आप लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज में से बात कर सकते हैं लाइव क्लास में आके. आस्क क्वेश्चन यूजिंग दी क्वेश्चन टैब, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्वेश्चन टैब में. और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए बच्चों की फेवरेट पार्ट है मैम, पोल्स एंड पोल्स. बहुत सारे पोल्स गेम्स खेलते हैं हम, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वेयर यू कैन आंसर रिलेटेड टू दैट टॉपिक. तो पोल लीडर बोर्ड भी होता है वेयर वी कैन compete with your friends. You can call your friends and compete with them too. तो how to join my special class? First of all, you need to download the Unacademy Learner app, right? Install करना है, फिर open the app and click get started.
सबसे पहले उसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और ऐप को खोलो और स्टार्ट कर लो। एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP। तो आपने अपना मोबाइल नंबर और वन टाइम पासवर्ड जो आएगा उसको एंटर करना है एंड साइन अप यूजिंग योर ईमेल आईडी। आप अपनी ईमेल आईडी, अपना स्टेट ऑफ रेजिडेंस, ये सब एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। तो हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लास में फर्दर प्रोसीजर क्या है, आपने अपना गोल सिलेक्ट करना है, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। तो एज ऑब्वियस यू आर फ्रॉम क्लास 6 to 12th, आप 8th क्लास के हो तो 6 to 12 सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट दी क्लास, CBSE क्लास 8 सिलेक्ट कर सकते हो फॉर एग्जांपल। साथ ही साथ विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने हिंदी में ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है। यू कैन सिलेक्ट विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर। जैसे ये क्लास तो स्पेशली हिंदी में है, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द क्लास द लैंग्वेज ओवर देयर ऑल्सो। ठीक है, तो प्रेफर लैंग्वेज सिलेक्ट की। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक। तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, अपनी वीडियो पे सिलेक्ट करो, राइट, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, ओके। क्लिक ऑन नोटिफाई मी। सबसे पहले अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हैं अनअकैडमी ऐप पे, तो आप जाके नोटिफाई मी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 मिनट्स बिफोर द क्लास। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव, डोंट फॉरगेट माई कोड, जिससे आप अनलॉक कर सकते हो स्पेशल फ्री क्लास को। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस कोड, वेरी इंपॉर्टेंट कोड, नेहा YT लाइव। तो अब मैं आपको प्लस के फीचर्स बता देती हूँ। अनअकैडमी के प्लस के फीचर्स क्या हैं। यू विल लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, regular doubt solving, answer writing questions, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice test, live test series and batch courses। ये सब आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा, जहां आप घर बैठे बैठे बिल्कुल आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रेज अ हैंड फीचर इज ऑल्सो देयर फॉर प्लस सब्सक्राइबर्स। यू कैन नाउ स्पीक टू द लर्नर्स इन द live class, personalized and highly interactive live class experience for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas and doubt solving session to further increase the learner attentiveness. Enable interactive and fast doubt solving with the option of 1:1 discussion in the live class। मतलब आप लाइव क्लास में अपना रेज अ हैंड फीचर यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो द प्लान स्टार्ट एज लो एज 696 ओनली पर मंथ, 696 है सिर्फ पर मंथ ओनली, एंड यू ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड। तो यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव एंड गेट 10% ऑफ, जिसमें 696 में आपको बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, every subject you are getting in this. Now let's see about the Unacademy Iconic। अब हमने प्लस के बारे में पढ़ा। Iconic subscription redefines mentorship and ensures hands-on learning. We are happy to present 360-degree support system that gives us assistance you need. You will get a personal mentor, live doubt solving, weekly reports, parents connect, रेगुलर ओपन आवर्स, स्टडी प्लानर, ये सब आपको मिलेगा ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। तो जिसमें लाइव क्लास में आप लाइव क्लासेस में फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चरल बैच, ये सब चीज़ें कोर्स विल बी एज पर योर एग्ज़ाम सिलेबस। जो भी एग्ज़ाम्स का आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपका होगा, everything would be decided on the basis of that। तो the Unacademy के प्लान स्टार्ट होते हैं as low as 1446 से ओनली। यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव। आपने मेरा ये कोड यूज़ करना है इसके अंदर भी टू गेट 10% ऑफ
और इसके प्राइजेस हैं 1446 ओनली पर मंथ, और सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. The offer is going on for the Plus subscribers who are interested in using the Plus subscription. Exciting mega offers for CBSE students of classes 6 to 12th. You can buy 12th month subscription and get 6 months free. 24 month subscription पे भी आपको 6 months free मिलेगा. तो फ्लैट 10% स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है ओनली फॉर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स. तो फटाफट से अवेल दिस. तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट Term 2 for Math, Science and SST test series and analysis. Duration of 60 minutes and number of questions are 30. Every Thursday, Saturday and Sunday 2nd of October से लेके 30th of December तक 1 PM तक. You can visit the website also unacademy.com today to avail these details, right? जो प्रॉपर टेस्ट है फॉर बेटर रिवीजन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक, जिसकी एनालिसिस क्लास भी होती है, आप ज्वाइन इन कर सकते हैं. तो माय कोड इज़ नेहा YT लाइफ. आपने मेरा कोड यूज़ करना है एंड गेट 10% ऑफ. आई होप आपको अभी तक पता चल गया होगा प्लस सब्सक्रिप्शन की क्या फ़ायदे हैं, साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या फ़ायदे हैं. एंड आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, NS41 Rockstars of Neha मैम. लिंक इज़ देयर इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को क्यों ज्वाइन करेंगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के ये फ़ायदे हैं दैट यू विल गेट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू माई क्लासेस, ऑफर्स, मैम की क्लास कितने बजे हैं, कब है, क्या टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. टेलीग्राम ग्रुप पे सारी डिटेल्स दी जाती है. So join me on my telegram group NS41 Rockstars of Neha ma'am. So thank you everyone for joining in to my class. It was a really enjoyable session with you all. First of all, आज हमने क्या पढ़ा, हम एक क्विक सा देख लेते हैं. आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, व्हाट इज़ द मेन मोटिव, क्या मोटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस लिए, क्या इसके क्या फ़ायदे हैं, हम सोसाइटी में एक साथ रह रहे हैं. तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी नीड अ पर्टिकुलर रूल, पर्टिकुलर लॉ कि कैसे हमारी सोसाइटी फंक्शन करेगी, कैसे हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा. हमने देखा कि एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पर हर एक कंट्री के पास डेमोक्रेसी नहीं है. हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ा चाइना, UAE, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, नॉर्थ कोरिया, ये सब हमने पढ़ा. एंड व्हाट डिड वी केम टू नो कि हमारे को काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी दी गई है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसने बनाई हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो. अराउंड 300 मेंबर्स मिले, उन्होंने बहुत सारी डिस्कशंस के बाद, मीटिंग्स के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. पर 26 जन 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, राइट? So these are the important things which we need to keep in mind. तो keep watching my videos. आपने मेरे regularly videos देखने हैं. You can like it, you can share it with your friends, you can leave the comment also. And what more important is that do subscribe to this channel, share it with your friends, and see you all in the next class with new topic. एक नया topic के साथ, वो भी हिंदी में SST के ऊपर. So bye everyone, take care.